एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8 विच इज़ बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। बायोमैकेनिक्स बेसिकली स्टडी है ह्यूमन मूवमेंट की बाय अप्लाइंग द लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, यानी कि ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी करना लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स को अप्लाई करके। अब हम अगर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोमैकेनिक्स ने हमें हेल्प किया है अंडरस्टैंड करने में कोई भी बॉडी पे कैसे फोर्स लगती है, कैसे उसकी मूवमेंट और अच्छी करी जा सकती है, या फिर कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंजरीज को रिड्यूस कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स की स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इम्प्रूविंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, करेक्ट टेक्निक्स को सीखने में हेल्प करता है, स्पोर्ट्स इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस करता है, मूवमेंट में एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, कोचेज की हेल्प करता है स्किल्स को एनालाइज करने में, डिज़ाइन करने में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देन टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, किस बच्चे में कितना टैलेंट है, साइंटिफिक ट्रेनिंग को करने में भी ये हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस की बात करते हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जो यूनिफॉर्म मोशन यानी जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। यानी कि कोई भी बॉडी रेजिस्ट करती है कि उसके मोमेंटम में चेंज हो, यानी उसके वेलोसिटी को या तो बढ़ाया जाए, रोका जाए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करा जाए, तो वो इस चीज़ को रेजिस्ट करती है। और ये जो टेंडेंसी है उसको रेजिस्ट करने की, इसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक एक बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, या फिर मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहना चाहती है। इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की टेंडेंसी जिससे वो चेंज को रेजिस्ट करती है उसके स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं कि वो मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन यानी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन को रेजिस्ट करेगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में आने को रेजिस्ट करेगा। स्पोर्ट्स में इस लॉ की एप्लीकेशन देखें तो एक फुटबॉल तब तक नहीं चलेगी, विल नॉट मूव अंटिल उसको किक किया जाएगा। एक स्प्रिंटर रिमेन्स एट द स्टार्टिंग पोजीशन अंटिल वो खुद फोर्स नहीं लगाएगा, यानी जो बंदा भाग रहा है उसे स्प्रिंट करने वाला है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही पड़ा रहेगा जब तक वो खुद फोर्स नहीं लगाएगा। एक मूविंग बॉल को फ्रिक्शन रोकती है या फिर एयर रेजिस्टेंस रोकती है। अब हमने पढ़ा कि एक मोशन में चीज़ भी नहीं रुकना चाहती तो एक बॉल क्यों रुक जाती है, वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, या फिर मैं कहूँ एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, इसे लॉ ऑफ एक्सलरेशन भी कहा जाता है। पहले को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला, सेकेंड लॉ को हमने बोल दिया लॉ ऑफ एक्सलरेशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of force. बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम बेसिकली mv होता है, यानी कि जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स, यानी मैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी उतनी जल्दी मेरा मोमेंटम चेंज होगा, और ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ। मेरा मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे मैंने फोर्स लगाई है। ऑब्वियस सी बात है ये भी, तो जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी जल्दी मेरा मोमेंटम चेंज होगा, जितनी कम मैं फोर्स लगाऊंगी उतना धीरे मेरा मोमेंटम चेंज होगा। तो अकर्स ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर ही अकर करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m, पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत यूज होता है। तो F फोर्स है, मास इंटू एक्सलरेशन के बराबर होती है। स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन क्या है कि जहाँ पे मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा एक्सलरेशन, ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सलरेशन मिलेगी मुझे। अगर ज़्यादा मास है किसी का तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टू अटेन दैट पर्टिकुलर एक्सलरेशन।
एक हैवियर शॉट को फेंकने में ज़्यादा फोर्स लगती है। यही तो मैंने अभी बोला कि अगर मास ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ताकि उनको हाई बॉल की यानी उनकी बॉल की स्पीड जो हो वो हाई हो। तो अगर मुझे एक्सलरेशन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मेरा मास ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर एक्सलरेशन को अचीव करने में मुझे फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देन कम्स इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब इसका हम स्पोर्ट्स में कैसे एप्लीकेशन देखें तो जब हम रन कर रहे हैं, वाइल रनिंग, जो हमारा फीट है वो ग्राउंड को पुश करता है बेसिकली, और हमारी जो ग्राउंड है वो रनर के आगे पुश करती है। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, हम जितनी जोर से ग्राउंड को फोर्स लगाएंगे पीछे की तरफ, उतनी जोर से ग्राउंड हमें आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, हमें फॉरवर्ड पुश देगी, जिसकी वजह से हम भाग पाते हैं। स्विमिंग की बात करें, हम हाथ से पानी को अंदर की तरफ या बैकवर्ड हम उसे भेजते हैं, जिसकी वजह से हम वो पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं। जंपिंग की बात करें, हम जंप करते हुए ग्राउंड को पुश करते हैं डाउनवर्ड्स, है ना, और हमारी बॉडी मूव करती है अपवर्ड्स, क्योंकि ग्राउंड उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। अगर हम ज़्यादा जोर से फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे तो हम ज़्यादा जंप करेंगे, इसलिए हमारा ग्राउंड भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा हमारे ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अब बात करते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक कह लो, विच इज़ टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। लिवर्स क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में। लिवर बेसिकली हम किसे बोलते हैं, एक लिवर एक रिजिड बार है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। एक लिवर एक रिजिड बार है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है। अब वो जिस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है उसी को ही हम फल्क्रम कहते हैं। फल्क्रम वो पॉइंट है जिसके अराउंड मेरा रिजिड बार मूव कर रहा है या मेरा एक लिवर मूव कर रहा है। तो लिवर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फल्क्रम, एक लोड, एक एफर्ट। फल्क्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके थ्रू वो रोटेट करेगा। लोड वो रेजिस्टेंस है जो लग रही है। एफर्ट वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 लिवर क्लासेस होती हैं, फर्स्ट लिवर, सेकंड लिवर, थर्ड लिवर। फर्स्ट लिवर में ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट लिवर के अंदर ये आपका बार है, रिजिड बार। ये फल्क्रम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें ये मतलब क्या कह रहा है कि इस फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड वो रोटेट करेगा, यानी इसके अराउंड वो रोटेट करने वाला है। ये बात आपको समझ में आती है। अब यहाँ पर ग्रीन एरो हमारा एफर्ट दिखा रहा है और रेड एरो लोड, यानी इसमें हमारा एफर्ट भी इस डायरेक्शन में है और लोड भी इस डायरेक्शन के अंदर है। दोनों चीज़ें सेम ही डायरेक्शन के अंदर और फल्क्रम सेंटर के अंदर है। इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम जब कैंची को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट लेवल का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी हम इधर एफर्ट लगाते हैं, हम इस वाले को नीचे की तरफ पुश करते हैं, और ये जो लोड है ये भी तो नीचे की तरफ पुश होता है। यही तो रेजिस्टेंस है बेसिकली। जो पेपर यहाँ पे होता है ना, तो रेजिस्टेंस यहीं पे ऑफर हो रही है, बट ये लोड भी नीचे की तरफ मूव होता है और एफर्ट भी हमारा नीचे की तरफ लगा रहे हैं हम इसको। जब आप इमेजिन करो इस कैंची को ऐसे बंद करने की, तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, एंड ये वो फिक्स्ड पॉइंट है, इसे फल्क्रम, और ये सेंटर में आ रहा है। और आप सीक्वेंस देखो, पहले लोड है, देन फल्क्रम है, देन एफर्ट है। यहाँ पे भी लोड है, देन फल्क्रम है, देन एफर्ट है। देन बात करते हैं सेकंड क्लास लिवर की। इसमें आपका फल्क्रम बीच में नहीं है दोनों के, इसमें वो एक साइड पे है। किसकी साइड पे है? लोड की साइड पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फल्क्रम है, देन लोड है, देन एफर्ट है, या कह लो पहले एफर्ट है, देन लोड है, देन फल्क्रम है। यहाँ पे एफर्ट ऊपर खींचना चाह रहा है तो लोड अंदर की तरफ धक्का दे रहा है। यहाँ पे एक ट्रॉली को खींचते हुए का एग्जाम्पल ले रखा है, तो यहाँ पे भी देखो पहले फल्क्रम, लोड एंड देन एफर्ट है, तो फल्क्रम, लोड एंड देन एफर्ट है। ये जो हम यहाँ से जो हम खींच रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर वो एफर्ट है, एंड जो फल्क्रम है वो ये है क्योंकि वो इस पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट कर रहा है। एंड अब देखो जब हम एग्जाम्पल रियल लाइफ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है एक प्रॉपर रिजिड बार ही हो, एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ठीक है। एंड ये बीच में जो ये क्या है, लोड है बेसिकली, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये अगर इस डायरेक्शन में खींचना चाह रही है तो ये नीचे की मतलब या आगे की तरफ, मैं इसको ऊपर खींच रही हूँ ना ट्रॉली को, और ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए एफर्ट और लोड का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और फल्क्रम सेंटर में नहीं है, फल्क्रम लोड की साइड पे है।
देन थर्ड क्लास के अंदर क्या है, फल्क्रम एफर्ट की साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी लोड और एफर्ट की डायरेक्शन उल्टी है, बट फल्क्रम यहाँ पर एफर्ट की साइड पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको यूज़ करके मिट्टी को बेसिकली खोदने में या डिग इन करने में हम हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हैंडल है ना इसका, ये फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि अब आप खुद सोचो, आप इसे सोचो, आपने इसे पकड़ रखा है, अब आप बोलोगे कि मैं तो यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ, ये कैसे फलक्रम है। आप इसे इमेजिन करो, आपने इसे पकड़ रखा है एंड आप ऐसे ऐसे डिग इन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप डिग इन कर रहे हो, ये कुछ इस तरीके से स्विंग होगा आगे पीछे आगे पीछे, आप देखोगे इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, यानी ये यहाँ पर फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। और जब एफर्ट लगा रहे हो, बेसिकली यहाँ आपके सारे रीजन में ही लग रहा है, आप यहाँ से एफर्ट पकड़ के जरूर लगा रहे हो, बट एफर्ट तो यहीं पे लग रहा है ना, आप सोच के देखो इसे, ठीक है। तो एफर्ट यहाँ पर लग रहा है और इसके इस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है, इसलिए फलक्रम है। और लोड यहाँ पे, ये मिट्टी से जो भी रेजिस्टेंस आ रही है या इस हैंडल से जो भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पर आपका लोड और एफर्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर की, बट ये हमारा लोड जो है वो नीचे की तरफ हमें, इसीलिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में ऑफर कर रहे हैं। तो लोड, एफर्ट और फलक्रम यहाँ पर। अब याद करने की तरीका बता रही हूँ। फर्स्ट क्लास में लोड और एफर्ट दोनों साथ सेम डायरेक्शन में थे और फलक्रम बीच में था, और कैंची का एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है ना। सेकेंड क्लास के अंदर हमारा एफर्ट और लोड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, एंड जो आपका फलक्रम है वो लोड की साइड पे है। सेकेंड क्लास में फलक्रम लोड की साइड पे है, थर्ड क्लास में फलक्रम एफर्ट की साइड पे है, ठीक है। या कह लो कि जैसे आप करो, सेकंड क्लास में लोड कम होता है इसलिए फलक्रम उसकी साइड पे, कैसे भी याद रख लो, आई डोंट नो, है ना। सेकंड क्लास के अंदर लोड के साइड पे फलक्रम है एंड थर्ड क्लास में एफर्ट की साइड पे फलक्रम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स ये तीनों याद रखना। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बनाया है ना, अगर लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ लो आपके आधे से ज़्यादा नंबर तो इसी वजह से हो जाएंगे। ये कैंची का एग्जाम्पल, देन इसका पुल्ले का, एंड देन दिस डायग्राम, ठीक है। अब पार्ट्स लिवर के समझ में आते हैं, इन सारे लिवर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर फलक्रम बिटवीन में है, यानी एफर्ट और लोड के बीच में है। इसमें जो आपका फलक्रम है वो यानी आपका लोड बेसिकली बीच में है, एंड देन थर्ड में आपका एफर्ट बीच में है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, तो पहले में फलक्रम बीच में है, देन लोड एंड देन एफर्ट, FLE, है ना। पहले में फलक्रम, देन लोड, देन एफर्ट, FLE, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमारी नेक का मूवमेंट या फिर सीसो का मूवमेंट। सीसो के अंदर भी फलक्रम बीच में है एंड यहाँ पे एक साइड पे दूसरा एफर्ट, एक साइड पे लोड, है ना। देन स्टैंडिंग ऑन टोज, यानी कि जब हम सेकंड क्लास लेवर का एग्जाम्पल है, जब हम टो के ऊपर खड़े हुए हैं। थर्ड क्लास का एग्जाम्पल हो गया बाइसेप कर्ल करना या फिर कुछ थ्रो करना या फिर ऐसा कुछ। आप एक या दो एग्जाम्पल्स भी याद कर लो तो दैट्स इनफ, ठीक है। अब वाई थर्ड क्लास लिवर्स आर कॉमन इन स्पोर्ट्स जब हम खेल रहे हैं, देखो बाइसेप्स कर्ल और थ्रोइंग के अंदर आया, ये क्यों कॉमन है। यहाँ पर क्या कौन बीच में था, यहाँ पे हमारा एफर्ट बीच में था, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये ज़्यादा स्पीड हमें देते हैं और ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट देते हैं, इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो पाती है और ग्रेटर स्पीड एंड रेंज ऑफ मूवमेंट मिलती है, इसीलिए थर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड क्लास लिवर क्यों कॉमन है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये ग्रेटर स्पीड दे रहा है और ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट दे रहा है। इवन दो इनके अंदर ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बट स्टिल ये स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के लिए आइडियल है। देन हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है जब उसके ऊपर जो सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड है। यानी एक बॉडी है जिसमें मैंने इससे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इससे 10 न्यूटन का, तो उसकी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो मैं बोलूँगी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, तो मैं बोलूँगी कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। किस किस तरीके के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, स्टैटिक या डायनामिक। स्टैटिक जब एक बॉडी रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल जिम्नास्ट ने जब एक पोज बना रखा है, तो जो भी सारी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए वो स्टेबली खड़ी है या खड़ा है। देन डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो फिर जब बॉडी मोशन में हो, फॉर एग्जांपल जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हम एक डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, बट बाकी की जो फोर्सेज यानी पैडल को एक से हम आगे डाल रहे हैं, एक से वो पीछे जा रहा है, तो वो जो सारे फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। यानी रनिंग में भी एक तरफ हम आगे जाना, हम एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, बट
यहाँ पर जो एक फोर्सेस है बाकी सारी वो बैलेंस्ड हैं, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। एंड जब हम रुके हुए हैं तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं। इसमें जिमनास्ट होल्डिंग अ पोज, इसमें साइकिलिंग और रनिंग। देन आता है COG विच इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो एक पॉइंट जहाँ पे हमारा एंटायर बॉडी वेट अपीयर कर रहा है एक्ट करने में। मान लो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा जो सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा जब वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मुझे ऐसे देखना है कि एक पॉइंट उसके ऐसे फोर्स लाइन बनानी है, तो मैं उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास करके उसे बनाती हूँ। बेसिकली वो एक सेंटर होता है, हम जहाँ पे मान लेते हैं कि उसका सारा वेट वहीं पे एक तरीके से पड़ा हुआ है ना। तो फैक्टर्स जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर मेरा सपोर्ट के लिए जो बेस है वो वाइडर होगा, आप खुद सोचो, ये सारी बहुत कॉमन सी बात है, वाइडर बेस होगा सपोर्ट का तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। देन अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस है, यानी कि जो हमारा बेस है और उस लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो विद इन द बेस आ रही है, तो हमारी पोजिशन स्टेबल है। मान लो मैं कह रही हूँ मेरा बेस ये है, ठीक है, एंड देन मैंने बाकी के ब्लॉक्स रखे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। मैंने बोला कि ये मेरा बेस है एंड देन मैंने बाकी के ब्लॉक्स रखे कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो बेसिकली मान लो यहाँ पे, या मैं कहती हूँ कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा बेस जो है आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल नहीं है, यानी ये गिर जाएगा। यही ये बात कहना चाह रही है यहाँ पर, ठीक है, कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है जब वो विद इन बेस है तो स्टेबल पोजीशन है, और जो बॉडी मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना स्टेबल होगा, है ना। जितना कम मास की चीज़ होगी वो उतनी अनस्टेबल होगी। आई होप ये भी इम्पॉर्टेंट था, तो इसको कर लिया आपने। देन स्पोर्ट्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन देखें तो रेसलर्स जो हैं वो अपने आप को बेंड करते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। रेसलर्स अपने आप को बेंड करते हैं, अपनी नीज को बेंड करते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए और वो गिरे ना इजीली। जो हाई जंपर्स होते हैं वो अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करते हैं टू क्लियर द बार। उस बार के ऊपर से जंप करने के लिए अपनी बॉडी पोजीशंस को चेंज करते हैं इस तरीके से कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। डिफेंसिव प्लेयर्स जो होते हैं वो वाइडन स्टैंस लेते हैं ताकि बैलेंस्ड रहें, यानी वो ज़्यादा वाइडर बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। देन फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स की बात करें, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। जो दो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके मोशन को अपोज करती है। अब फ्रिक्शन आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि मोशन को प्रिवेंट कर रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग को अपोज कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन जो रोलिंग को अपोज कर रही है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो एयर या वाटर को रेजिस्टेंस जो होती है। बात करें इनके एग्जाम्पल की, स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग ब्लॉक्स, यानी कि जब हम कोई ब्लॉक्स को धक्का दे रहे हैं और वो चल नहीं रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी जो एक फुटबॉल जब स्लाइड कर रही है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है। रोलिंग फ्रिक्शन साइकिलिंग के अंदर हो गया। देन फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो स्विमिंग और स्प्रिंटिंग के टाइम पे एयर और वाटर रेजिस्टेंस हमें जो ऑफर हो रही है। देन बात करते हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, यानी फ्रिक्शन का क्या रोल है स्पोर्ट्स में। ये हमें हेल्प करती है रनिंग के अंदर विदाउट स्लिपिंग। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम भाग नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो ये हमें रनिंग में हेल्प करती है विदाउट स्लिपिंग। हम स्लिप नहीं होते, इसकी वजह से ग्रिप बनी रहती है, ग्रिपिंग इक्विपमेंट होता है और हमें ईजिली रोक पाती है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हुए कि हम रन कर पा रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, हम ग्रिप बना पा रहे हैं और हम जल्दी से रुक भी पा रहे हैं। देन हम बात करते हैं इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स फ्रिक्शन के। एयर रेजिस्टेंस जो है वो रनर्स की स्पीड को स्लो करता है। एयर रेजिस्टेंस रनर्स की स्पीड को स्लो करता है, और जो वाटर रेजिस्टेंस है वो उनकी स्विमिंग के प्लेयर्स की स्पीड जो है उनको कम करता है। देन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स की। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मैं एयर के अंदर फेंकती हूँ तो वो मूव करता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ओनली। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस भी होती है, बट जब हम प्रोजेक्टाइल स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को ही काउंट करते हैं। इसके एग्जांपल देखना हो स्पोर्ट्स में तो शॉर्ट पुट, जावलिन थ्रो, लॉन्ग जंप या बास्केटबॉल शॉट जब हम डालते हैं बास्केट के अंदर, बास्केटबॉल को जब हम शूट करते हैं तो उस टाइम पर जो
मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आइडियल एंगल 45 डिग्री होता है प्रोजेक्शन का, यानी जब हमारा, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, 45 डिग्री एंगल होता है तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आती है। मैक्सिमम रेंज क्या होता है, जब मैंने बॉल को यहाँ पे फेंके और वो जहाँ पे जाके लैंड करती है, जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को ही हम रेंज कहते हैं। तो रेंज हमारी मैक्सिमम तब आती है जब एंगल 45 डिग्री होता है प्रोजेक्शन का। वेलोसिटी ऑफ रिलीज, जितना हम तेज फेंकेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। हाइट ऑफ रिलीज, हायर रिलीज करेंगे तो ज़्यादा रेंज, यानी जितना हायर में रिलीज करने की कोशिश करूँगी उतनी ज़्यादा रेंज आएगी। देन जितनी ग्रेविटी की बात करें, पुल्स द प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी वर्क हम ऊपर भेज रहे हैं, ग्रेविटी उसे नीचे लेके आने की कोशिश करती है। स्पोर्ट्स में इसका एप्लीकेशन क्या है, जैवलिन थ्रोअर्स अपने एंगल और अपनी स्पीड को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम रेंज आ सके। बास्केटबॉल प्लेयर्स भी उनके एंगल और उनके फोर्स को कंट्रोल करके रखते हैं जिस तरीके से वो बास्केट में जाए। ज़रूरी नहीं है हर बार वो चाहेंगे कि मैक्सिमम एंगल हो, जितना चाहिए उतना। लॉन्ग जंपर्स जो होंगे वो अपनी टेक ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। देन बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोमैकेनिक्स विद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी बायोमैकेनिक्स का क्या रिलेशनशिप है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे। करेक्ट टेक्निक बताती है हमें जिससे हमारी एनर्जी सेव होती है। ठीक है, अब आप देखो, एक बंदे ने, दो बंदे हैं ए और बी, दोनों ने सेम तरीके से जैवलिन थ्रो किया, एक ने 45 डिग्री पे किया, एक ने 30 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली एनर्जी दोनों की इक्वल लगी, बट जीता कौन, 45 डिग्री वाला। सो ये हमें करेक्ट टेक्निक बताती है और हमारी एनर्जी को सेव कर लेती है। एफिशिएंट मूवमेंट होता है और हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हैं। हमारा जो मूवमेंट है वो एफिशिएंट होता है और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी जो है परफॉर्मेंस के अंदर बढ़ जाती है। अब एक बार जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा सबको रिवाइज कर लेते हैं। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, एक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट जिस बाय अप्लाइंग द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स के लॉज प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी करते हैं। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, हमारी टेक्निक को करेक्ट करती है, स्पोर्ट्स इंजरीज का रिस्क कम करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डिज़ाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक ट्रेनिंग और स्किल एनालिसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है और एक मोशन में है वो मोशन पे रहना चाहती है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इनर्शिया वो रेजिस्टेंस, जो एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन को, वही इनर्शिया होता है। स्पोर्ट्स के अंदर बात करें, फुटबॉल जो है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसे किक नहीं किया जाएगा। एक स्प्रिंटर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा जब तक वो भागेगा नहीं, यानी खुद फोर्स नहीं लगाएगा। एक मूविंग बॉल स्टॉप करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस के फोर्स से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सलरेशन भी कहते हैं, यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी फोर्स लगाई गई है, और जो रेट ऑफ जो मोमेंटम का चेंज है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सलरेशन मिलेगी, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतनी एक्सलरेशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब हम रन कर रहे हैं, हम फिट जिस तरीके से पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड, उसी फोर्स से ग्राउंड भी हमें पुश करती है बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से स्विमिंग और जंपिंग के अंदर भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। देन लिवर्स और उनकी एप्लीकेशंस की बात करें, लिवर एक रिजिड बार है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं। थ्री लिवर क्लासेस होती है बेसिकली। फर्स्ट क्लास के अंदर फल्क्रम बीच के अंदर होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है एंड थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। फर्स्ट क्लास में फल्क्रम एफ, सेकेंड क्लास के अंदर लोड एंड देन थर्ड क्लास में एफर्ट। थर्ड क्लास में हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, दैट्स वाई एफर्ट बीच में, ऐसे याद रख सकते हैं। देन स्मिथ सिजर्स का एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अंदर ट्रॉली को पुश करने का एंड इसके अंदर डिग करने का हम ऑप्शंस एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फल्क्रम, लोड और एफर्ट। लोड वो है जो रेजिस्टेंस है, एफर्ट हमने जो फोर्स लगाई है, फल्क्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है।
देन बात करें थर्ड क्लास लिवर्स जो है वो कॉमन क्यों है स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये जो हैं चाहे इनमें ज़्यादा एफर्ट लगता है बट स्टिल ये आइडियल हैं फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस, बिकॉज क्योंकि ये ग्रेटर स्पीड ऑफर करते हैं और इनके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है एक बॉडी की, एक बॉडी को हम बोलेंगे वो तब इक्विलिब्रियम है जब उनकी सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो बैलेंस्ड हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी रेस्ट पे है और सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक जिमनास्ट होल्डिंग अ पोज। सेकेंड है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो कि है जब बॉडी मोशन में और उस टाइम पे फोर्सेस बैलेंस्ड है, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग एंड रनिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि उसका सारा बॉडी वेट वहाँ पे अपीयर करता है या फिर एक्ट कर रहा है। फैक्टर्स जो हमारी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, लोअर होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना वाइडर बेस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस आ रहा है तो स्टेबल पोजीशन बोलेंगे, अगर बॉडी मास ज़्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रेसलर्स जो हैं अपनी नीज़ को बेंड करते हैं आगे की तरफ ताकि उनका COG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाए। जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा वाइडन स्टैंस देते हैं ताकि उनका बैलेंस अच्छे से बन पाए। हाई जंपर्स भी अपनी बॉडी को पोजीशन को उस तरीके से अरेंज रखते हैं कि वो बार को क्लियर कर सके, यानी उसके ऊपर से इजीली जंप कर सके। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि दो सर्फेसेस जो कांटेक्ट में है उनकी मोशन को अपोज करती है, यानी उनको मूव करने से रोकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को प्रिवेंट करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज करती है। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग को अपोज करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन एयर या वाटर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल स्टार्टिंग ब्लॉक्स हो गए, स्लाइडिंग का स्लाइडिंग इन फुटबॉल, रोलिंग फ्रिक्शन का हो गया साइकिलिंग, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन का हो गया स्विमिंग या फिर स्प्रिंटिंग। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स की बात करें, फ्रिक्शन हमें हेल्पफुल है क्योंकि ये हमें रन करने में हेल्प करती है विदाउट स्लिपिंग, ग्रिप करने में हेल्प करती है, ग्रिपिंग इक्विपमेंट की तरह एक्ट करती है, स्टॉप करने में हेल्प करती है, हम बहुत ईजिली रुक पाते हैं। हार्मफुल इसलिए क्योंकि ये रनर्स की स्पीड को स्लो करती है, और वाटर रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड भी स्विमर्स की स्लो होती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रनर्स की स्लो होती है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली वो मोशन होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एयर के अंदर, और जब वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो उसका पाथ कुछ इस तरीके का होता है जिसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप या बास्केटबॉल शॉट। बास्केटबॉल शॉट, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो या फिर लॉन्ग जंप। फैक्टर्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हमारा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगी। देन बात करें वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेंज आएगी यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड्स लेके जाती है, हम अपवर्ड्स भेजते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर इसका एप्लीकेशन देखें तो जैवलिन अपने एंगल और स्पीड को, जैवलिन थ्रोअर्स जो हैं बेसिकली अपने एंगल और स्पीड को उसी अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं कि उनकी रेंज या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मैक्सिमम आए। बास्केटबॉल प्लेयर्स भी एंगुलर फोर्स को एडजस्ट करते हैं। लॉन्ग जंपर्स भी अपनी टेक ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं इस वजह से। बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इसकी रिलेशनशिप देखना चाहें तो बायोमैकेनिक्स जो है वो करेक्ट टेक्निक बताता है और एनर्जी को सेव करता है, एफिशिएंट मूवमेंट देता है जिससे कि रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं, इंजरी के चांसेस भी रिड्यूस करता है और कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।